अगर आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस की पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करिए अभी इस टेलीग्राम चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत करता हूं Digi5+2 चैनल पर। और आज हम लोग लेकर आए हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का वन शॉट लेक्चर, यानी पूरा खत्म करेंगे एक बार के अंदर। और इस चैप्टर का वेटेज है पूरे 5 मार्क्स। भाई 5 मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं। तो आपके मन में सवाल आता है कि क्या ये मुश्किल चैप्टर है, क्या ये आसान है, कैसा है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये चैप्टर बहुत आसान है और बहुत इजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। हाँ, कुछ क्वेश्चन में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अगर बात कर लेंगे तो हमें फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन है पीडीएफ के साथ, वो इस टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। जैसे ही आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे आपको इसके नोट जो है इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशंस वो भी आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल को जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां आप लोगों को नोट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ साथ आपको एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज एंड आप डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई सवाल है, आपको कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है तो डाउट्स वगैरह भी आप पूछ सकते हैं। सो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप लोग अगर मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप ज्वाइन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। 5 मार्क्स जो कि बड़ी आसानी से हम लोगों को मिल जाते हैं अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली हमारे रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू एनसीईआरटी में समझाया गया है। तो पहले हम लोग इसके एग्जांपल को समझते हैं। एक फर्नीचर डीलर जो है वो डील करता है ओनली 2 आइटम्स में, टेबल्स और चेयर्स। ठीक है जी। अच्छा, वो उसके पास 50,000 रुपए हैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके पास स्टोरेज स्पेस जो है वो उसमें 60 आइटम्स ही रख सकता है। तो कुछ कंडीशंस आ गई कि मेरे पास 50,000 रुपए हैं और मैं सिर्फ 60 आइटम्स ही अपने पास स्टोर करके रख सकता हूं। उसको एक टेबल 2,500 की पड़ती है और एक चेयर 500 रुपए की पड़ती है। ठीक है। और वो एस्टिमेट करता है कि जब वो एक टेबल बेचता है तो उसे 250 रुपए का फायदा होता है, और एक चेयर जब बेचता है तो 75 रुपए का फायदा उसको होता है। वो कितने टेबल्स और चेयर्स खरीदे ताकि उनको बेचने पर वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो कितना रियल लाइफ एग्जांपल है। आप में से कोई भी अपने लाइफ में अगर मान लीजिए बिजनेसमैन बनता है, अपना बिजनेस शुरू करता है, फर्नीचर शोरूम शुरू करता है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम्स में जरूर फंसेगा कि हाँ, मुझे कितना सामान खरीदना चाहिए ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकूं, क्योंकि मेरे पास जगह इतनी है, मेरे पास इतना पैसा है ना। तो ये बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। बड़े बड़े लेवल पे अगर मैं आपको बड़े बड़ी कंपनियों के नाम लूं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नाम ले लीजिए, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग की ऑप्टिमाइजेशन करवाते हैं ताकि इनके प्रॉफिट जो हो वो एक तरीके से मैक्सिमाइज हो सके, लॉसेस मिनिमाइज हो सके, कॉस्ट कटिंग हो सके। ये सारा बहुत बड़े लेवल पर है। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारा लेवल जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लाइफ में कितना मतलब इंप्लीमेंट ये हो रहा है। उस तरीके के सवाल आपको सीखने हैं। तो बहुत बेसिक्स आपको पढ़ना है, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। तो अब ये आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गया, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ना और डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले समझ में आया कि सर अगर मेरे पास 50,000 रुपए हैं और 60 पीसेस मैं यहां पर रख सकता हूं, मैक्सिमम 60 पीसेस रख सकता हूं, मतलब मेरे को अगर रखना है तो मैं 40 भी रख सकता हूं, 30 भी रख सकता हूं, मैं 60 भी रख सकता हूं, लेकिन 60 से एक भी ज्यादा नहीं रख सकता बिकॉज वी डू नॉट हैव स्पेस। मैं जो सामान है वो 50,000 रुपए का ही खरीद सकता हूं। मेरा मन है मैं थोड़े पैसे बचा लेना चाहता हूं, मैं 40,000 का सामान खरीद लूं। मेरा मन है मैं 30,000 का सामान खरीद लूं, लेकिन 50,000 से ऊपर नहीं खरीद सकता। इन चीजों को आपको समझना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो 50,000 रुपए है। फिर कह रहा है कि यहां पर हम मान लेते कि सर अब मेरे पास पहला सवाल क्या है कि मुझे कितने टेबल्स और कितने चेयर्स खरीदने चाहिए। तो हमने कहा लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टेबल्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ चेयर्स दैट डीलर बाइज। हम लोगों ने सबसे पहले अपने मन में ये मान लिया कि एक्स नंबर ऑफ टेबल्स हम लोग खरीद लेते हैं और वाई नंबर ऑफ चेयर्स खरीद लेते हैं। और यहां पर सबसे पहली चीज समझ में आती है कि जो भी संख्या आप खरीद रहे हैं, चाहे वो टेबल की संख्या हो, वो भी कभी जीरो से छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब या तो जीरो से बड़ी होगी, और जो टेबल्स आप खरीद रहे हो, चेयर्स खरीद रहे हो, उसकी भी संख्या जो है
वो कैसी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, छोटी तो नहीं हो सकती। नेगेटिव में कौन टेबल खरीदता है भैया, आए तुम खरीदता है क्या, नहीं खरीदता है ना। तो हमने कहा टेबल के नंबर और चेयर के नंबर ये दोनों, या तो आप मत खरीदो कि मैंने सारे टेबल ही खरीद लिए, चेयर नहीं खरीदे, तो 0 हो सकता है, या फिर आप पॉजिटिव में ही खरीदोगे जो खरीदोगे, राइट जी। फिर हम कहते हैं कि अगली लाइन हम ऐसे समझते हैं कि द डीलर इज कॉन्स्ट्रेन्ड बाय द मैक्सिमम अमाउंट ही कैन इन्वेस्ट इज 50,000 एंड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स ही कैन स्टोर इज 60। अच्छा, इस चीज को हम लोग कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मूले में बदलते हैं, उसे समझिए बेटा। अगर मैंने एक चेयर खरीदी होती तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते, 2,500 रुपए। अगर मैं 2 चेयर खरीदता तो सर 2,500 2 गुना कर दो 5,000 रुपए, 3 खरीदता 3 गुना कर दो, 4 खरीदता 4 गुना कर दो। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सर अगर मैंने x नंबर ऑफ टेबल खरीदे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि सर 2,500 रुपए का एक टेबल है तो x टेबल्स 2,500 इंटू x हो जाएगा, यस। और अगर मैं 250 रुपए का एक 500 रुपए का एक चेयर खरीद रहा हूं और मैंने y चेयर्स खरीदे हैं तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 500 रुपए के एक चेयर यानी 500 y के y चेयर्स हो जाएंगे जी। अब ये आपकी कॉस्टिंग हो गई, अगर आपने इतने टेबल और इतने चेयर खरीदे। हाँ, ये जो पैसा है ये पैसा हमेशा क्या रहेगा, 50,000 से या तो बराबर होगा या तो 50,000 से छोटा हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो पैसा आप अपनी जेब से लगा रहे हो खरीदने के लिए, आपके पास मैक्सिमम पैसा तो 50,000 ही था ना। हाँ, वेरी बेसिक है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स ही कैन स्टोर इज 60, यानी कि अगर मैंने x नंबर ऑफ टेबल्स खरीदे और y नंबर ऑफ चेयर खरीदे तो ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो गए जो मैंने खरीदे। हाँ, लेकिन मेरे गोडाउन में रखने की जगह कितनी है, सर जी सिर्फ 60 है। तो ये एक कंडीशन बन गई, ये एक कंडीशन हो गई। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी आप समझिए कि हमें कुछ सीमाएं दी गई हैं कि इन सीमाओं में रहते हुए मुझे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट करके बताना है, ठीक है। इन सीमाओं में रहते हुए कि ये वाली इक्वेशन से बाहर ना जाए, ये वाली इक्वेशन से बाहर ना जाए। अब उसने कहा कि डीलर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। अच्छा, तो प्रॉफिट फंक्शन को मान लीजिए हम लोगों ने जेड लेटर से दिखाते हैं। जनरली आप किसी भी लेटर से दिखा सकते हो, बट आप जेड लेटर से दिखाइए जो कि किताबों में जनरली ट्रेंड में चलता है। तो जेड लेटर में हमने कहा कि सर अगर मैं एक टेबल पे 250 रुपए का प्रॉफिट कर रहा हूं तो मेरे पास 250 रुपए करके एक्स टेबल में इतना प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, और सर एक चेयर में अगर मैं 75 रुपए का प्रॉफिट कर रहा हूं तो वाई चेयर्स में 75 इंटू वाई इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, अपने प्रॉफिट फंक्शन को जितना हो सके उसकी सबसे पॉसिबल वैल्यू, जो बड़ी पॉसिबल वैल्यू है वो लेकर आना है। तो हमने क्या किया, हमें इस वाली इक्वेशन को बेटा क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स कि सर ये वाली कंडीशन फेल ना करे, और ऑब्वियसली बात है सर एक्स और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो ये सारा पूरा क्वेश्चन को समझने के बाद हमने इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में बदल दिया। अब सर इसको सॉल्व कैसे करें, यस यहीं पर आता है सबसे बड़ा हमारे पास कैच कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। यहां पर जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है ये हमारा क्या कहलाता है, इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी जिस पर हमें पूरा पूरा ध्यान देना है कि सर ये वाली चीज मैक्सिमम करनी है या फिर मिनिमम करनी है। सो दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिन वेरिएबल्स को आपने लेट किया था कि टेबल्स की काउंटिंग या चेयर्स की काउंटिंग एक्स और वाई डिसीजन वेरिएबल हो जाएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कॉन्स्ट्रेंट्स, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था कि ये क्या होते हैं बेटा, कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं। ये बेसिकली एक तरह की क्या है, सीमाएं हैं, जिन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना है। ऑब्वियसली बात है, कुछ सीमा था ना कि सर जी मैं 60 से ज्यादा आइटम नहीं खरीद सकता, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये पूरा एक सेट ऑफ इक्वेशंस आपके पास आता है, तो दिस इज नोन एज ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। आइए अब समझते हैं। ये ग्राफ में मैंने पहले से उठा लिया क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी था, हम लोग ताकि आसानी से इसको समझने में ज्यादा ध्यान दे सकें, ठीक है। चलो, इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करते हैं उसका एक प्रोसेस होगा।
सर सभी क्वेश्चन में सेम होगा? ये सबसे मजेदार बात है कि यस, सभी के सभी क्वेश्चंस में बिल्कुल सेम प्रोसेस का इस्तेमाल होगा, सेम मेथड, आप सेम वे में आप जाओगे। बस मैं आपको कहूंगा थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को किस किस चीज का होना चाहिए। जो क्लास 11th में आप स्ट्रेट लाइंस का टॉपिक पढ़ते हो उसमें स्लोप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है। दूसरा, लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, शेड कैसे करते हैं, कॉमन शेडेड रीजन कैसे निकालते हैं, उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे ये हुआ है, राइट। चलिए, हमने कहा सर अभी अभी हम लोगों ने ऑप्टिमाइज वैल्यू यहां पर उठाई थी। अच्छा, यहां पे ना 70 है, कितना है? 75 है, 75 है ना? यस, ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू हमारे पास 75 है, तो देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक, 75y है। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि सर ये कांस्टेंट दिए गए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना बेटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें जो है, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो कर रहा है? कैसे सर जी? अरे कितनी सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे? ये कह रहा है सर x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी x एक्सिस में जो भी वैल्यू होनी चाहिए सर 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 0 या 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं। हाँ, और सर y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, तो y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। तो आपको नहीं लगता मेरे बच्चे कि ये एक्चुअली में इतना रीजन आपसे कह रहा है कि सर x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 से बड़ी या फिर बराबर हो सकती है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही शेड करने की बात कर रहा है। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बोल रहा है ना सर, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर हो सकती है। चलिए ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ये कांस्टेंट दी गई है, तो इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आप क्लास 11 में अगर लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़कर आए हैं तो इसी प्रोसेस में आपको हर बार यही चीज लगाना है। आप एक बार क्या करेंगे बेटा, एक बार इसके लिए इक्वेशंस का फॉर्मेशन करेंगे जी, कि इसकी इक्वेशन क्या है, और एक बार हम लोग इसके इन इक्वेशन वाले हिस्से को लेंगे। अच्छा, तो इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा सर? इक्वेशन में आ जाएगा 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। अब ये कहां से आया बच्चे? ये तो सर कहीं से आया। कहां से आया? कहां से आया? आप इधर देखोगे बेटा, जब इस इक्वेशन को आप 500 से डिवाइड करोगे तो 500 से डिवाइड करने पर ये 5x बन जाएगा, 500 से डिवाइड करने पर ये y बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 500 से डिवाइड करने पर बेटा 100 बन जाएगा। यानी यही इक्वेशन सिंप्लीफाई होके 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 बन जाता है, जो हम लोगों ने यहां पे लिया है, राइट जी। लेकिन हम तो यहां पर इक्वेशन लेने वाले थे, सो इक्वेशन के केस में आप क्या करेंगे बेटा, आप यहां पर इक्वल टू 100 लिखेंगे। अच्छा, और इस वाले में भी सर x प्लस वाई इक्वल टू 60 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर बेटा हमेशा का एक बढ़िया सा पैटर्न कि हम लोग यहां पे नंबर वो वाले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे जिसकी मदद से हम लोग इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन से क्या बना सके सर? लाइन बना सके। अच्छा ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये वैसे तो डायग्राम बना हुआ है, लेकिन हम लोग अगर इसे बनाते हैं तो शुरू से लेके ऐसे करके बनाना है आपको, है ना जी। चलिए देखते हैं, यहां पर जैसे ही x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। हाँ, और जैसे ही आप y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आपके पास 20 आ जाएगी। हाँ, यहां पर जैसे x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 60 आ जाएगी, यहां y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी। हाँ, अब आपको क्या करना है? अब आपको डायग्राम बना लेना है। कैसे बेटा? इधर देखना, ये वाले पॉइंट्स किधर किधर आ रहे हैं सर जी? 0,100। बेटा देखो 0,100 यहां पर आ रहा है, सो दिस पॉइंट इज 0,100। हाँ ठीक है सर, फिर 20,0 बेटा यहां देखो, ये 20,0 ये पॉइंट आ रहा है। हाँ सर जी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां से लेके यहां तक की एक लाइन खींच देंगे। ये देखो ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे, तो ये हो गई उस लाइन की, उस इक्वेशन की लाइन हो गई। और हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने उस इक्वेशन की वो भी लिख दिया। क्या लिख दिया? इक्वेशन भी लिख दिया कि सर ये 5x प्लस वाई बराबर 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ठीक है जी, तो इतना पार्ट तो इजी है जी गुरु जी। अच्छा, नेक्स्ट हमने कहा सर 0,60। ये देखो बेटा 0,60 यहां पर आ जाएगा और 60,0 यहां पर आ जाएगा, और फिर मैं यहां से एक लाइन खींच दूंगा ऐसे करके, तो ये x प्लस वाई बराबर 60 को दिखा रहा है। हाँ सर जी हाँ, तो ये वाला काम हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या करें? अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है सर, लाइंस बना दी,
तो ये नीला वाला शेडेड रीजन कैसे निकला? ये नीला वाला शेडेड रीजन बेटा अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशंस। याद रखिएगा यहां पर मैं लिखूंगा इन इक्वेशंस, क्योंकि इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व कर ली सर, अब बात आती है इन इक्वेशंस की। ठीक है बच्चे, चलिए ध्यान से देखेंगे। हमने कहा सर इन इक्वेशन सॉल्व करना है, तो इन इक्वेशन में यहां पर इन इक्वेशन क्या है सर जी? 5x प्लस वाई लेस देन 100 है, और यहां पर हमारे पास x प्लस वाई लेस देन 60 है जी। अब सिर्फ एक ही चीज याद रखिएगा, वो ये कि आपने जब इस लाइन को ड्रॉ कर लिया था, आपको एक ऐसा पॉइंट चुनना है, मैं बार बार बोलूंगा, एक ऐसा पॉइंट चुनना है फिर से बोलू, एक ऐसा पॉइंट चुनना है, एक ऐसा पॉइंट चुनना है, अरे एक ऐसा पॉइंट चुनना है जो इस लाइन के ऊपर ना आए। मतलब ये कि अगर बेटा आपने ये वाली लाइन को चुना है, ठीक है, ये वाली लाइन को चुना है, तो इस लाइन के इस तरफ या इस तरफ कोई भी पॉइंट ले लो, तो सबसे आसान पॉइंट हमारे पास कौन सा होगा बेटा? सबसे आसान पॉइंट हमारे पास ये होगा 0 0, जिससे कैलकुलेशन एकदम मिनिमम हो जाएगी। अच्छा, तो हमने क्या कहा सर, लाइन के इधर या उधर एक पॉइंट ले लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा सर इसे चेक कर लेंगे, कहां पर? चेक एट 0 0। अच्छा, तो ये वाला जो है इसे भी हम लोग चेक एट 0 0 कर लेंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर जी ये भी 0 0 के ऊपर से लाई नहीं कर रहा है। तो जब आप इसे 0 0 पे चेक करेंगे तो बेटा 5 इंटू 0 0 प्लस 0 इज लेस देन 100। तो आप कहोगे सर इसका मतलब यहां पर 0 प्लस 0 करेंगे तो लेस देन 100 हो जाएगा, और ये वाली बात आपको ट्रू लगती है? हाँ सर जी बिल्कुल ट्रू है, 0 इज लेस देन 100। यहां पर रखकर देखो बेटा, आप कहोगे सर 0 प्लस 0 इज लेस देन 60, आप कहेंगे हाँ सर ये वाली बात भी हमारे पास ट्रू है जी। तो अब आपको ये बात समझनी है, यहां आता है बड़ा खेल। बस यही चीज समझनी है, अगर ये आप कर गए तो आपका काम 90% तक सॉल्व हो चुका है, यानी आप 4 मार्क्स तो पक्के खा गए भाई, क्योंकि ग्राफ भी बना लिया आपने, मोस्टली इक्वेशन भी दे दी, बस अब आपको एक वैल्यू निकाल कर देनी है। अच्छा, क्या बेटा? इधर देखिए, हमने कहा कि ये वाली लाइन की जब बात हो रही है गुरुजी, इस वाली लाइन की बात हो रही है, हाँ, इस वाली लाइन के किस तरफ 0 0 रखा है सर जी? इस तरफ 0 0 रखा है। अच्छा, तो अगर इस तरफ 0 0 रखा है मेरे बाबू, है ना, अगर इस तरफ 0 0 रखा है, तो आप कहोगे सर मुझे इस लाइन के इस तरफ शेडिंग करनी है। ओके, इस लाइन के इस तरफ शेडिंग करनी है बस, हाँ, इस लाइन के इस तरफ शेडिंग करनी है जी। अच्छा, और फिर हमने कहा कि सर ये वाली लाइन जो देखी हमने, ये वाली लाइन है ना, इस वाली लाइन के 0 0 किधर रखा है सर? इस तरफ रखा है, और आंसर ट्रू आ रहा है सर। ट्रू यानी कि वो कह रहा है कि इस तरफ शेडिंग करो। तो ये मालिक हमसे क्या कह रहे हैं? ये मालिक हमसे ये कह रहे हैं कि सर इस तरफ शेडिंग कर दीजिए, यानी 0 0 की तरफ ट्रू बोल रहा है, तो 0 0 की तरफ शेड कर दीजिए जी, है ना। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा? जी गुरुजी, ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम कह रहे हैं क्योंकि सर हमारा आंसर जो था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना चाहिए था। कहां रहना चाहिए था सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना चाहिए था। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पूरे रीजन को डिलीट करके हम क्या करेंगे कि सर ये शेडिंग सिर्फ कहां तक हो जाएगी? सिर्फ इतनी शेडिंग हो जाएगी मेरे बाबू, ये जो नीला वाला शेड आप देख रहे हो, है ना, ये वाला एरिया शेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये कह रहा था कि सर मेरी शेडिंग इस तरफ करो, ठीक है ना, इस तरफ करो, और ये कह रहा था मेरी शेडिंग इस तरफ करो। तो सब के सब मिलाकर हमारे पास जो कॉमन रीजन निकल कर आया वो ये वाला रीजन निकल कर आया। बहुत बेसिक सी बात है बेटा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये वाला रीजन हमारा शेडेड रीजन बन जाएगा जी गुरुजी। अच्छा, अब ये जो रीजन आपने बनाया, इसको हम लोग, इस रीजन को क्या कहते हैं बेटा? इसे हम लोग कहते हैं फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन मतलब जहां पर हमें हमारा सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि सर वो वाला रीजन जहां पर हमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। वी विल ऑलवेज बी ऑन प्रॉफिट साइड। हम लोग इस रीजन में अगर कुछ भी काम करते हैं तो वी विल ऑलवेज हैव सम प्रॉफिट। तो अब मुझे ये देखना है कि इस पूरे रीजन में कहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट आएगा। अब इसके लिए आते हैं बेटा दो थ्योरम। हाँ, अब आएंगे दो थ्योरम, जिन थ्योरम को लगाते ही आप बता दोगे कि सर कहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट आएगा, कितने टेबल या कितने चेयर खरीदने पर प्रॉफिट आएगा। अच्छा, तो इस थ्योरम के हिसाब से आप यहां पर थ्योरम को देखिए। पहला थ्योरम क्या कह रहा है? पहला थ्योरम आपसे ये कह रहा है कि सर मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा,
है ना। ये कह रहा है सर मान लेते हैं लेट आर बी द फिजिबल रीजन, हमने कहा सर आर बी द फिजिबल रीजन, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, मतलब इसमें कोने 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 बने होंगे बेसिकली, ठीक है। फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक, जिसमें z बराबर ax प्लस बी वाई को हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन माना हुआ है, जब z की ऑप्टिमल वैल्यू होगी, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी होगी, वेयर द वेरिएबल्स x एंड y आर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स, ठीक है। द ऑप्टिमल वैल्यू, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखी हुई है बेटा, यहां ध्यान दें, ये लिखा हुआ है सर ऑप्टिमल वैल्यू मस्ट अकर एट अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन, यानी फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे ही हमें सॉल्यूशन जो है मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। अच्छा, तो हमें हर जगह चेक नहीं करना है, नहीं, हमें ये थ्योरम के अकॉर्डिंग कॉर्नर पॉइंट पे चेक करना है। तो हमने कहा कि सर यहां पर कॉर्नर पॉइंट कौन सा, एक देखो, अगर ये मेरा फिजिबल रीजन है तो एक कॉर्नर पॉइंट बेटा ये आ गया, सपोज कीजिए इसका नाम मैंने ए रख दिया, है ना, सी रखा हुआ है वैसे तो, सी 0,60, ये वाला कॉर्नर पॉइंट बेटा बी हो गया 10,50, ये वाला कॉर्नर पॉइंट बेटा ए हो गया 20,0 और ये वाला कॉर्नर पॉइंट बेटा ओ हो गया, दैट इज 0,0 हो जाएगा जी। तो हमारे पास फिजिबल रीजन क्या आया बेटा, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, फिजिबल रीजन क्या हुआ, फिजिबल रीजन बेसिकली हमारे पास कैसा है, इज बाउंडेड, यानी कि ये चारों तरफ से बंद है, ठीक है, चारों तरफ से घेरा बनाया हुआ है और बाउंडेड है, कौन सा है सर जी, ओ से शुरू करेंगे, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, और लास्ट में बेटा क्लोज्ड पॉलीगन बनाने के लिए आप ओ से बंद भी कर दोगे, यानी ओ ए बी सी ओ, ये मेरा फिजिबल रीजन हो जाएगा। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे, जैसे कि अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं तो आप क्या करोगे, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को सॉल्व कर लोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, बेसिक लीनियर इक्वेशंस, है ना, कर सकते हैं बेटा इतना तो जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन कॉर्नर पॉइंट्स को एक ऐसा टेबल बनाना है और इन कॉर्नर पॉइंट्स को यहां पर रखेंगे, जैसे वर्टेक्स ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग ने दिया, जैसे ओ ए बी और सी, इनको रख दिया जी। फिर मेरे को जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया था दैट इज z बराबर प्रॉफिट फंक्शन 250x प्लस 70y जी, इसको यहां पर 70y दिया गया है, या तो क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है मेरे भाई, यहां पर हमारे पास 75 दिया गया ना, तो इसको 70 कर देते हैं, चलो इसको 70 कर देते हैं, यहीं पर मुझे लग रहा है कि दिक्कत है, सो दिस शुड बी 70, ठीक है, और यहां पर भी क्या होना चाहिए, 70 होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे 70 आ रहा है, तो यहां पर भी 70, ठीक है, चलो हाँ मेरे ख्याल से वही दिक्कत रही होगी, तो यहां पर भी हम लोग 70 कर देते हैं जी। ओके, तो हमने कहा कि सर 70y दिया हुआ है, तो जैसे आप यहां पर काउंट करोगे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 20 रखोगे तो 20 इंटू 250 सर जी 20 इंटू 250 5000 कैसे आ गया भाई, 20 इंटू 250 तो ये इतना आ जाएगा, और 0 रखेंगे तो इतना आ जाएगा। भाई किस तरह की कैलकुलेशन चल रही है, ये तो कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, का टाइप कर दिए हो रे बबुआ, ये का टाइप कर दिए हो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, अच्छा कुछ भी टाइप कर दिया है भाई, मारेंगे बहुत जोर पकड़ के तुमको। 20 अगर डालोगे तो यहाँ पे 20 इंटू 250 बेटा कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा जी, यानी इतना प्रॉफिट होगा अगर आप 20 चेयर और एक भी टेबल नहीं, सॉरी 20 टेबल और एक भी चेयर नहीं खरीदते। अच्छा, अगर 10 और 50 रखते हैं तो 2500 हो जाएगा, और यहां पे 50 रखोगे तो 3500 हो जाएगा, तो 3500 प्लस 1000, 3500 प्लस 2500, 3500 प्लस 2500 सर जी 6000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ओहो सर जी मैं तो ऐसे करूंगा, अरे रुक जाओ भाई, ये रखकर देखो। अब मान लो कि अगर आप 0 रखते हो और यहां पर 60 रखते हो तो बेटा आपके पास टोटल जो सम आएगा वो आ जाएगा 4200। तो हमें समझ में आया कि सर इधर अगर मैं चेयर और टेबल खरीदूंगा ही नहीं, भाई खुद से सोचा यार, कॉमन सेंस, अब चेयर और टेबल खरीदे कोई नहीं तो काय बात का तुम्हें प्रॉफिट होने वाला है, तो तुम तो सारे पैसे अपने जेब में हटा के बैठ गए कि नहीं मैं तो बिजनेस नहीं करूंगा भैया, बहुत खतरा है, ठीक है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं कह रहा हूं कि बेटा अगर आपने 20 चेयर 20 टेबल और 0 चेयर्स खरीदे होते तो 5000 का प्रॉफिट था, बुरा नहीं है। अगर आपने 10 टेबल और 50 चेयर खरीदे होते तो 6000 का प्रॉफिट हो जाता। और अगर मैंने एक भी टेबल और नहीं खरीदे होते और 60 के साथ चेयर खरीद लिए होते तो सर जी 4200 का फायदा हो रहा है। तो आप कौन सी तरफ जाना चाहेंगे सर, हम तो जाना चाहेंगे इस तरफ, यानी ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, यानी कि हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कब मिलेगा सर, हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमम तब मिलेगा जब मैं 10 टेबल और 50 चेयर खरीदूंगा।
लो जी, आपकी प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व। अच्छा, बस इतना सा है। हाँ, तो थ्योरम लगाते आ गया, एक टेबल बनाया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके साथ एक छोटा सा कैच आता है। छोटा सा कैच क्या आता है? ठीक है, छोटा सा कैच ये आता है मेरे बच्चे, आराम से ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हम कह रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए लेट आर बी द फिजिबल रीजन फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, लेट जेड बी इतना, ठीक है, बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एंड इफ आर इज बाउंडेड, अगर आर बाउंडेड है देन जेड हैज बोथ अ मैक्सिमम एंड मिनिमम, जेड के बोथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है आर पर, लेकिन 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 ये कहता है कि सर अगर मान लीजिए आर अनबाउंडेड है, अगर आर अनबाउंडेड है देन अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट। उस केस में हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मे नॉट एग्जिस्ट करेगा। सर जी कैसे? हाँ, यहीं पर ध्यान दीजिएगा बेटा। हम कह रहे हैं कि सर अगर m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, हम मान लेते हैं कि z की m जो है मैक्सिमम वैल्यू है और हमारा जो फिजिबल रीजन है वो ओपन है, इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमिन्ड बाय दिस, अगर मेरे पास एक ऐसी लाइन बनाई जाए जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ग्रेटर देन m का कोई रीजन निकल कर आ जाए और उसका कोई कॉमन पॉइंट ना हो विद द फिजिबल रीजन, देन हम लोग बोलेंगे सर नो मैक्सिमम वैल्यू। सर समझ नहीं आया, एग्जांपल दूंगा ना, रुको। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लीजिए ax प्लस बी वाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू से भी छोटी अगर मिल जाती है और कोई कॉमन रीजन नहीं निकल कर आता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। जनरली बेटा मैं आपको बता देता हूं, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करवाई जाएगी, क्योंकि आपका सोल्यूशन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे छोटा पॉइंट 0,0 होता है, तो देयर ऑलवेज बी मिनिमम वैल्यू, है ना। मैक्सिमम वैल्यू को लेकर एक क्वेश्चन आएगा तो जो मैं आपको समझाऊंगा। सर जी समझाएंगे ना? पक्का पक्का। हाँ बेटा, यहां देखो, ये लीजिए अनबाउंडेड रीजन मिनिमम है बट मैक्सिमम नहीं है, कैसे करेंगे आइए देखिए। हमने कहा सर यहां पर हमारे पास ना, ध्यान से देखिएगा बेटा, 3 कांस्टेंट दिए हुए हैं और ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है बाबू, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मुझे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बारे में बात करनी है, आइए आराम से समझिए। हमने कहा कि बेटा जब मैं इक्वेशन वाला स्टेट लेकर आऊंगा तो हमारे पास इक्वेशन के हिसाब से x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया गया है। अच्छा, और फिर एक इक्वेशन सर जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया गया है। अच्छा, और सर 2 ही इक्वेशन है, ये तो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। हाँ सर जी, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये बात हमें सॉल्व करने की या निकालने की जरूरत नहीं होती है। चलो ठीक है जी, तो हमने कहा कि सर अगर मैं इस तरीके से दोनों के लिए टेबल्स बना लेता हूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी वैसी हो जाएगी, सर ड्रॉ करने में आसान हो जाएगा। लीजिए, बस 2 ही पॉइंट्स बनाने होते हैं। कोई टीचर अगर आपसे ये बोलता है कि नहीं बहुत सारे पॉइंट्स बनाओ, नहीं, 2 ही पॉइंट्स बनाने होते हैं। यहाँ मान लीजिए x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 2 जी। हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बेटा आप इन इक्वेशन वाला हिस्सा ले लो। सर यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है? ग्रेटर देन 3 दे रखी है, और यहां पर 2x प्लस वाई की वैल्यू जो है बेटा वो दे रखी है सर जी 4 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है बाबू, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग क्या करो बेटा, आप लोग सबसे पहले इसका ग्राफ बना लो जी। ग्राफ आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, याद रखिएगा, ग्राफ आपको ग्राफ पेपर में बनाना है। ग्राफ पेपर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, ना कि उसमें टीचर की शक्ल बनाने के लिए, है ना, जोक था ये। चलो, फिर हमने कहा सर मैक्सिमम पॉइंट्स को देख लो, जैसे 0, 3, 2, 4, तो सबसे बड़ा पॉइंट 4 आ रहा है, तो आप दोनों एक्सिस को उतनी दूर तक बना लो बेटा, आपके लिए सबसे फायदेमंद यही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये x की वैल्यूज हो गई। यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास y की वैल्यूज हो गई जी। सर 0,3 और 3,0 बेटा ये जो लाइन होगी बेटा वो 0,3 और 3,0 से गुजरने वाली लाइन होगी, तो ये इधर की तरफ भी एक्सटेंड हो सकता है सर जी, ये इधर की तरफ भी एक्सटेंड हो सकता है। लीजिए बेटा 0,3 और 3,0 से गुजरने वाली लाइन, है ना, और इसकी इक्वेशन भी लिख डाली हम लोगों ने। सर इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 3, लीजिए लिख दिया मैंने। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद 2x प्लस वाई बराबर 4 वाली लाइन जो है वो 0,4 और 2,0 से गुजर रहा है,
तो 2,0 ये रहा और 0,4 ये रहा सर, ये वाली लाइन हो जाएगी। तो ये नीचे की तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है और ये ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है सर, जाएगी तो पूरी की पूरी लाइन जाएगी ऐसे, है ना जी। ठीक है जी। अब हमने कहा सर ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है 2x + y = 4 जी। हमने दोनों इक्वेशंस भी मेंशन कर दी कि सर ये वाली लाइंस आ गई है। नेक्स्ट सर ये दोनों लाइन जो है ओरिजिन यानी 0 0 से नहीं गुजर रही हैं। अब नहीं गुजर रही है तो हम लोग क्या करेंगे सर, अगर ये नहीं गुजर रही है तो हम लोग क्या करेंगे, चेक एट 0 0। सबसे आसान पॉइंट क्या होता है सर जी, 0 0 पर चेक करना। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर चेक कर लिया एट 0 0 चेक कर लिया जी बेटा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पे रखोगे तो 0 + 0 क्या 3 से बड़ा होता है सर, यहां पर हमें ना एक फॉल्स स्टेटमेंट देखने को मिल रही है। अच्छा ये तो गलत है ना, यहां पर देखोगे 2 × 0 + 0 करोगे तो 4 से बड़ा होता है, नहीं सर जी, यहां पर भी फॉल्स स्टेटमेंट देखने को मिल रही है। अब इस चीज को कैसे डील करेंगे, हमने कहा कि सर x + y = 3 के इस तरफ बेटा कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन। तो ये कह रहा है कि ये वाला साइड जो है फॉल्स है, ये वाला साइड लाइन का ये वाला साइड फॉल्स है, यानी वो आपसे क्या चाह रहा है, वो आपसे चाह रहा है कि आप इस वाली लाइन के इस तरफ शेड करें। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस तरफ लाइन के इस तरफ शेड करें। समझ में आ रही बात, हाँ ठीक है, इस तरफ शेड कर दिया हम लोगों ने जी गुरुजी, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं होनी चाहिए। हमने कहा सर इस ओरिजिन इस तरफ आ रहा है तो उस तरफ शेड कर दो। अच्छा फिर हमने कहा सर ये 2x + y वाली लाइन के 0 0 इस तरफ आ रहा है और इसे भी ये फॉल्स बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मुझे इस वाली लाइन के इस तरफ शेड करना है ना बाबू, इस तरफ शेड करना है। और ये शेडिंग बेटा कितनी भी अनंत हो सकती है जी, पीछे तक सब कुछ जा रहा है बेटा, ये इस तरफ शेड करना है जी है। अब मैं कह रहा हूं कि सर मेरा जो रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए। तो सब कुछ समझ में आने के बाद मैंने कहा सर इसमें कॉमन फीजिबल रीजन कहां है। सर कॉमन फीजिबल रीजन अगर देखूं तो ये सर 2 बार शेड हुआ है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन फीजिबल रीजन आपके पास ये वाला निकल कर आएगा मेरे बच्चे, है ना। थोड़ा सा इसको मैं शेड कर देता हूं अच्छे से कि ये वाला रीजन हमारे पास कॉमन शेडेड रीजन आएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और सर दोनों के दोनों इन इक्वेशन के हिसाब से उसी इलाके में है। ये देखो अब आप नोटिस करोगे कि ये जो कॉमन रीजन है ये बेटा अनबाउंडेड है। कैसा है, अनबाउंडेड है सर, ये बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है। सर जी ये तो बहुत बढ़े जा रहा है यार, ये तो बहुत ज्यादा बढ़े जा रहा है ना। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ जाएंगे सर जी, एक कॉर्नर पॉइंट यहां आ जाएगा, एक कॉर्नर पॉइंट यहां आ जाएगा और एक कॉर्नर पॉइंट यहां आ जाएगा। तो इनको हम लोग कुछ कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम हम लोग ए रख देते हैं, इसका नाम हम लोग बी रख देते हैं, इसका नाम हम लोग सी रख देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स तुमको समझ में आ रहे हैं कि सर जी ये 3,0 है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें समझ में आ रहे हैं कि सर जी ये 0,4 है। सर इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं समझ में आ रहे हैं बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स को आपको इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 2x + y = 4 है और x + y = 3 है, तो आप रफली से सॉल्व कर सकते हो, आपको इसकी कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। 2x + y = 4 है, x + y = हमारे पास 3 है, तो अगर आप एलिमिनेट करते हो तो माइनस 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 ये दोनों कट जाएंगे। 2x - x विल बी x और 4 - 3 विल बी 1, और अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमें समझ में आ गया सर इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बाबू, इसके कोऑर्डिनेट्स है x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 2 आ रही है जी। तो हमने तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, वाह सर। तो हमें यहां से समझ में आया द फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, रीजन इज अनबाउंडेड है ना। और अनबाउंडेड है तो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं सर जी, ये एक्स एक्सिस है, अनबाउंडेड है तो एक्स से शुरू करेंगे, फिर ए पर गए, फिर बी पर गए, फिर सी पर गए और सर वाई पर खत्म किया, यानी एक्स ए बी वाई, एक्स ए बी सी वाई। हाँ ठीक है, तो ये मेरा अनबाउंडेड रीजन हो गया जिसमें कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए जी। अब बेटा आपको बस एक ही काम करना है, कौन सा, मैंने आपको बताया था टेबल बना लो, यहां पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है ना। टेबल बना लिया हम लोगों ने। अब इस टेबल में क्या क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए,
ये हम लोगों ने लिख लिया कि सर कॉर्नर पॉइंट्स, और फिर उसके बाद कितने पॉइंट्स हमारे पास सर? बेसिकली 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1 2 और 3, है ना। ये 3 लाइनें हम लोगों ने बना ली कि सर क्योंकि हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स थे तो 3 लाइनें हम लोगों ने बना ली जी। फिर हमने कहा सर यहां पर कॉर्नर पॉइंट्स रखेंगे, यहां पर हम लोग वैल्यू रखेंगे जी। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोगों ने रख दिया बेटा सीपी यानी कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं सर? एक हमारे पास 3,0 है, अच्छा। एक हमारे पास 1,2 है, अच्छा। एक हमारे पास क्या है सर जी? 0,4 है, अच्छा ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अब यहां पर हमारे पास जो z फंक्शन है जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है वो लिख दो बेटा, 3x+2y लिख दिया जी गुरु जी, ठीक है। अच्छा, और यहां पर बेटा आप निकाल लो वैल्यू। तो वैल्यू क्या हो जाएगा सर जी? अगर मैं 3 3 जा 9 कर दूंगा और प्लस 0 कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू 9 आ रही है। हाँ सर, 3 1 जा 3 कर दूंगा, 2 2 जा 4 कर दूंगा तो यहां पर वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है। हाँ सर, 3 0 जा 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा तो हमारे पास यहां वैल्यू 8 आ रही है। हाँ, तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि सर इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है? ये 7 है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। हाँ, और फिर आप कहेंगे सर ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैं कहूंगा नहीं मेरे बच्चे, यहां मिनिमम या मिनिमम तो 7 है क्योंकि इससे छोटी वैल्यू नहीं है। सर मैक्सिमम कब है? मैक्सिमम में आपने कहा कि बेटा अब आप क्या करोगे, अब आप ये निकालोगे कि हमारे पास 3x+2y, 3x+2y बराबर अगर आप 9 रखते हो, ठीक है, तो 3x+2y बराबर 9। अब 3x+2y बराबर 9 अगर मैं एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनाता हूं, जरा ध्यान से देखना है, इसको आप बस रफली करो, है ना, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। 3x+2y बराबर 9 अगर मैं बनाता हूं तो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आएगी जिसमें अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी जी, और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, या फिर x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहां पर 9/2 आ जाएगी, कुछ ऐसी वैल्यू। यानी कि ये एक ऐसी लाइन होगी 3 0 0,9/2 से गुजरेगा, यानी 3 0 और 0,9/2 से गुजरेगा। ये इस तरीके की लाइन होगी, है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। डॉटेड लाइन बनानी है मेरे को, इसे रेड कलर की लाइन बना देता हूं। तो 4.5,0 यानी कि यहां से गुजरने वाली एक लाइन और यहां से गुजरने वाली एक लाइन, इस लाइन को आप यहां से यहां तक एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को आगे भी एक्सटेंड कर दो जी। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग किस नाम से बुलाएंगे? ये वाली लाइन जो आपने लिखी है, दिस इज बेसिकली कौन सी लाइन? 3x, ये वाली लाइन जो है दिस इज 3x+2y इज इक्वल्स टू 9 है। हाँ, मैं कह रहा हूं बेटा, क्या इस ग्राफ की वैल्यू जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे तो क्या ये वाली वैल्यू और ऊपर 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 जाती रहेगी, है ना। तो जैसे जैसे आप इस लाइन को, सपोज करो आप इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हो, एक और आगे की तरफ बढ़ाते हो, सर और बड़ी वैल्यू आएगी, और बढ़ाओगे और बड़ी वैल्यू होगी, और बढ़ाओगे और बड़ी वैल्यू आएगी। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि सर क्योंकि इसमें अभी और पॉसिबिलिटीज आगे बढ़ सकती हैं सर, कॉर्नर पॉइंट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकल कर आ सकते हैं जिसमें और बड़ी वैल्यू आ सकती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आपको मैक्सिमम 3,0 पर मिल रहा है ना, आप 4,0 रखकर देखो, जैसे कि मतलब यहां पर हमारे पास ये भी तो एक फिजिबल रीजन का ही पॉइंट है। हाँ सर, इसके आगे 5,0 भी तो फिजिबल रीजन है, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू और बढ़ती रहेगी। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू और बढ़ती रहेगी। तब हम यहां पर ये कह रहे हैं कि गुरुजी हमारे पास इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का मिनिमम तो 7 है, मगर आप बोलोगे सर इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज सर ये लाइन अभी भी ऊपर 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 जा सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि सर इफ m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, जो कि हम लोगों ने निकाला, इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमिन्ड बाय दिस, ठीक है, has no point in common with the feasible region, otherwise that has no maximum, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है if m is the maximum value of z, if the open half plane determined by ax plus by greater than m, है ना। तो इसमें आप समझो, अब ये लाइन कहना क्या चाह रहा है, ये लाइन हमसे ये कह रहा है कि सर अगर मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैंने ग्रेटर देन एम ले लिया, अच्छा, तो मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैं ग्रेटर देन 9 ले लेता हूं तो वो मेरे को ये वाला रीजन शेड करके देगा। हाँ,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन ग्रेटर देन 9 ले लेता हूं तो ये रीजन शेड करके आ गया जी। फिर हमने कहा कि सर ये रीजन जो शेड करके आया, क्या इस रीजन का, मैं इसको थोड़ा शेड भी कर देता हूं, आप बेहतर देख पाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना बेटा। तो समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन आप इसे समझो, समझने के बाद आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। हमने कहा कि सर ये हो जाएगा कौन सा रीजन, 3x प्लस 2y दैट इज ग्रेटर देन 9। हाँ ठीक है, 3x प्लस 2y दैट इज ग्रेटर देन 9 वाला रीजन हो जाएगा इस तरीके से जी। तो मैं ये कह रहा हूं, क्या ये फीजिबल रीजन के साथ कोई पॉइंट कॉमन है? सर जी एक नहीं, लाखों करोड़ों अनंत पॉइंट्स कॉमन है। जैसे मतलब सर जी ये देखो, ये पॉइंट दोनों में आ रहा है, ये पॉइंट फिजिबल रीजन में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये पॉइंट सर इसमें आ रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर बेटा, अगर हमारे पास देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन, अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता है, देन m इज द मैक्सिमम, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अदरवाइज कॉमन आ जाता है, अगर कॉमन आ जाता है इसका मतलब अगर कॉमन पॉइंट आ जाता है, कॉमन रीजन होता है, तो बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सर जी देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। सो इसकी थ्योरम को समझकर हमें समझ में आया कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगी बट मिनिमम वैल्यू होगी। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमम z की वैल्यू कितनी है सर जी 7 है। एट कब है बेटा, एट जब हम लोगों ने x की वैल्यू 0 और y सॉरी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखी जी सर जी, ठीक है ये। और मैक्सिमम ऑफ z डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी हमारे पास मैक्सिमम इसका एग्जिस्ट नहीं करता है सर थ्योरम नंबर 2 की वजह से। तो आई गेस पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि चल क्या रहा है ना। चलो आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, सर अनबाउंडेड रीजन है और इंफिनिट मिनिमम पॉइंट्स है, ऐसा भी होता है? हाँ, ये एक और क्वेश्चन बेटा मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं आपको वो की पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपको हर डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको लगता है ना वो आपको समझ में आ जाएगा, ताकि आप आसान वाले सवालों को एक लपड़ मार के शक्तिमान बना दो। ठीक, चलो ओके। यहां पर हम कह रहे हैं सर ऑप्टिमाइज करना है इस प्रॉब्लम को और मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही चेक करने हैं और सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स ये है। तो चलिए फटाफट 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 इक्वेशन की बात करते हैं कि अगर मैं x प्लस वाई बराबर 3 ले लेता हूं और मैं 2x प्लस वाई बराबर 4 ले लेता हूं, और ये तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम अपना खोटी करने का नहीं, खोटी करने का नहीं, है ना। हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने फटाफट फटाफट टेबल बना लिए। जी, तो यहां पर x आ गया, यहां पर y आ गया। सर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सर x की वैल्यू यहां पर, y की वैल्यू यहां पर, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अरे वाह, तो फटाफट इसकी इक्वेशन बना लेते हैं बाबू, है ना। मैंने कहा सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा दिख रहा है सर जी, 4 दिख रहा है, तो यहां 0 से शुरू करूंगा, 1 2 3 4 तक मैं चला जाऊंगा, फिर यहां पर 1 2 3 और 4 तक चला जाऊंगा जी। तो मेरे पास एक 0 3 3 0 पॉइंट है, यानी कि गुरुजी इसकी जो लाइन होनी चाहिए 0 3 और 3 0, 0 3 और 3 0 को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, तो ये इस तरफ एक्सटेंशन और इस तरफ एक्सटेंड कर दीजिए जी। इक्वेशन लिख देते हैं कि सर ये x प्लस वाई बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर सर जी 0 4 और 2 0, 2 0 और 0 4 को जोड़ने वाली लाइन ये हो जाएगी, इसको यहां से भी एक्सटेंड कर देते हैं, यहां भी एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी सर जी, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 4। अच्छा ठीक है, ये आ गया है ना। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक हमें नहीं है। मुझे अब इन इक्वेशन की मदद से चेक करना पड़ेगा कि सर शेडेड रीजन क्या आएगा। हाँ यार ये बात तो सही है, तो इन इक्वेशन के हिसाब से x प्लस वाई जो है बेटा वो आपको बोला गया 3 से बड़ा है, और 2x प्लस वाई जो है वो आपको बोला गया 4 से बड़ा है। ठीक है, तो चेक कर लेंगे कहां पर, चेक एट 0 0, चेक एट 0 0, और यहां पर आ जाएगा चेक एट 0 0। ठीक है सर जी, तो दोनों तरफ 0 0 रखने पर हमें पता चला कि सर 0 प्लस 0 जो है वो ग्रेटर देन 3 होता है क्या। आप बोलेंगे नहीं सर जी फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ ये बात तो सही है। अच्छा यहां पर 0 प्लस 0 रखेंगे तो ग्रेटर देन 4 आ जाएगा, सर जी ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ ठीक है ओके, तो हमने कहा कि सर 0 0 किस तरफ आ रहा है, 0 0 ये रहा है ना,
तो ये दोनों लाइनें इस तरफ फॉल्स कह रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मुझे रीजन को प्लेस करना है तो मेरे बाबू क्या मैं इसमें ऐसे करके लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं ये वाला रीजन पिक कर लूं कि सर अनबाउंडेड रीजन होगा, गारंटी, हाँ, तो रीजन वुड बी अनबाउंडेड रीजन होगा, जो ये वाला रीजन आ जाएगा। सर जी 0 0 से ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सारी चीजें दिख रही है, सो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन सा आ जाएगा सर, एक कॉर्नर पॉइंट ये आ जाएगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये आ जाएगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये आ जाएगा, तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। सर ये वाला पॉइंट ए मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट बी मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट सी मान लेते हैं, सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, है ना जी। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स आप देखोगे सर जी 3,0 दिख रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा आप सॉल्व करोगे तो 1,2 आ रहा है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट सॉल्व करोगे तो बेटा यहां पर हमारे पास दिख रहा है 0,4 है। सर कॉर्नर पॉइंट्स भी पता चल गए। तो अब मैं यहां से क्या लिखूंगा मेरे बाबू, अगली लाइन मुझे जो लिखनी है वो लिखनी है सर, द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, और अनबाउंडेड है तो कहां से कहां तक है, तो आप इसका नाम से सत्कार करोगे कि सर x है, फिर a है, फिर b, फिर c, फिर y, है ना, x a b c y, जिसमें कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास a b c के आपको पता है, राइट। अच्छा अब बस बेटा हो गया, अब टेबल बनेंगी। अच्छा टेबल, हाँ टेबल बनाओ बेटा। टेबल में मैंने आपको क्या क्या सिखाया कि सर हम लोगों को कॉर्नर पॉइंट्स बनाने हैं, फिर मैक्सिमम जिस या मैक्सिमम मिनिमम निकालना, उसके लिए कॉलम, यहां पर वैल्यूज रख दो, ठीक है। कितनी वैल्यूज हैं सर जी, 3 वैल्यूज हैं, तो इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा ठीक है, हाँ, तो यहां पर हम लोगों ने रख दिया सीपी। यहां पर कौन सा फंक्शन है सर, z बराबर 100x 10x प्लस 10y, 10x प्लस 10y है हमारे पास जी, और यहां पर वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें होने क्या वाला है सर, जब मैं एक कॉर्नर पॉइंट ए रखूंगा दैट इज 3,0 रखूंगा, और एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 1,2 आ जाएगा, और एक कॉर्नर पॉइंट बेटा 0,4 आ जाएगा। तो यहां देखिए सर 3 10 जा 30 प्लस 0 करूंगा तो मेरी वैल्यू 30 आ रही है। सर 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20 करूंगा तो यहां पर हमारे पास 30 आ रही है। सर यहां पर 0 हो जाएगा, और यहां पर 10 4 जा 40 हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास 40 आ जाएगा जी। अब इसमें आपको ये बात समझनी है कि सर यहां ना दो सेम जगहों पर मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं, नोटिस किया आपने, यहां पर भी सबसे छोटी वैल्यू और यहां पर भी सबसे छोटी वैल्यू है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आपको दिख जाए जहां पर दो जगह पर सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि सर 3,0 और ये 1,2 इस वाली लाइन के ऊपर, कौन सी लाइन के ऊपर सर, इस वाली लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, फिर से सुनना, इस वाली लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब में हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। तो हम क्या बोलेंगे सर, इसका मतलब z हैज मिनिमम वैल्यू एट, इस बार एट नहीं होगा, हम बोलेंगे लाइज ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है। यानी ए और बी लाइन को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे सर, उस केस में सभी के सभी के ऊपर मिनिमम वैल्यू आएगी। ये आप वैल्यू रखकर भी चेक कर सकते हो, बट ये है, ठीक है। अगर मान लो दो जगह पर सेम वैल्यू आ रही है तो आप कहोगे कि सर वो करेगी, ऐसे करेगी। क्यों, इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, जब आप इस इक्वेशन को बराबर ये वैल्यू रखते हो, जादू देखना बेटा, ये जादू शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो, कि अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पर 30 रख देता हूं तो आप कहेंगे सर 10 10 और 10 काटने पर ये इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 3 बन जाता है। हाँ सर, ये x प्लस वाई बराबर 3 इस इक्वेशन से कोइंसाइड कर गया, उरी बाबा। हाँ, तो क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम हो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि सर इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे फिजिबल रीजन में वो सब इसके सॉल्यूशन होंगे। सो इसका मतलब सर जी, इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे फिजिबल रीजन में, तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे फिजिबल रीजन के अंदर। तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि एग्जांपल नंबर 2 का मैक्सिमम है तो कितना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है ना। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। व्हाट अबाउट मैक्सिमम,
चलिए ये सवाल आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है कि आप बताएंगे मैक्सिमम वैल्यू के बारे में क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा यहां ये कह रहा सर इन्फिनिट मैक्सिमम पॉइंट्स भी हो सकते हैं। हाँ बेटा सेम कंडीशन, बिल्कुल वैसा का वैसा इन्फिनिट मैक्सिमम पॉइंट्स की भी कंडीशन बनती है। जैसे यहां पर ये आपको दे रखा है और इस बार कांस्टेंट को जस्ट उल्टा कर दिया गया, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा है। तो आप वही पूरा का पूरा सॉल्यूशन वैसे ही बिल्कुल करेंगे बेटा, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर लिखने की कोशिश करूं कि सबसे पहले हमारे पास x प्लस वाई बराबर 3 आ जाएगा और फिर 2x प्लस वाई बराबर 4 आ जाएगा। तो यहां पर फटाफट हम लोग इनके कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर x डाला, यहां पर y डाला, इधर 0 डाला तो इधर 3 आया, इधर 0 डाला तो इधर 3 आया, इधर x डाला, इधर y डाला, इधर 0 डाला तो सर इधर 4 आया, इधर 0 डाला तो इधर 2 आया, है ना। फिर हम लोगों ने क्या किया सर, x प्लस वाई इस बार हमें ग्रेटर देन नहीं सर जी लेस देन 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2x प्लस वाई जो है ग्रेटर देन नहीं सर जी लेस देन 4 दिया हुआ है। तो अगेन मैं इनको क्या करूंगा, चेक एट 0 0 कर दूंगा जी। तो जैसे ही आप इसे चेक एट 0 0 करेंगे, ठीक है, चेक एट 0 0 करेंगे तो यहां पर 0 प्लस 0 इज लेस देन 3 आ जाएगा सर, यानी ये तो अब इस बार ट्रू कह रहा है, पहले फॉल्स कह रहा था। यहां पर भी क्या हो जाएगा सर जी, 0 प्लस 0 लेस देन 4 हो जाएगा सर, अगेन ये ट्रू कह रहा है, पहले ये फॉल्स कह रहा था, राइट जी। अच्छा तो एक काम करते हैं मेरे बाबू, ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। सर जी मैक्सिमम पॉइंट जो है वो हमें 4 दिख रहा है, तो मैं 4 4 के कोऑर्डिनेट्स बनाऊंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। याद है ना, ये ग्राफ पेपर पे बनाना है, कहीं और नहीं बनाना है। हाँ बता रहा हूं मैं पहले ही, कहीं तुम सोच रहे हो कि सर जी ग्राफ पेपर किस लिए दिया जाता है, ठीक है। हाँ नोट्स कहाँ मिलेंगे इसके, टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है मेरे बच्चे, ठीक है। चलो अब सर वही वाली लाइन हो गई है, तो कौन सी, x प्लस वाई बराबर 3, ये वाली लाइन हो जाएगी जिसको आप यहां पर भी एक्सटेंड कर दोगे सर, यहां से भी एक्सटेंड कर दिया है ना। सो दिस लाइन इज x प्लस वाई बराबर 3, ठीक है। फिर हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 4, यानी कि ये हो जाएगा 0,4 से गुजरने वाली लाइन और 2,0 से गुजरने वाली लाइन, ये कुछ इस तरीके की लाइन हो जाएगी, एक्सटेंशन कर दिया। चलो सो दिस लाइन इज 2x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। ओके गुरुजी, बिल्कुल। इस बार हमारा जो शेडेड रीजन होगा बेटा, वो शेडेड रीजन क्या हो गया सर जी, ओरिजिन से दूसरी तरफ हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास शेडेड रीजन नहीं सर जी, 0 0 को ये कर रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब मेरे पास ये हो जाएगा फीजिबल रीजन, जिसमें हमारा एक कॉर्नर पॉइंट ओ होगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये होगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये होगा और एक कॉर्नर पॉइंट ये होगा। तो हम लोगों ने सबका नाम रख दिया कि बेटा इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया। तो अगली लाइन आप क्या लिखते हो, क्या लिखते हो बेटा, आप लिखते हो सर द फीजिबल रीजन इज, द फीजिबल रीजन इज बाउंडेड, है ना। इस बार बाउंडेड है ना, चारों तरफ से बंद है, हाँ। और कौन सा इलाका है बेटा सर, ओ ए बी सी ओ तक वापस खत्म कर देंगे, ओ ए बी सी ओ, हाँ पूरा बाउंडेड रीजन हम लोगों ने बता दिया, राइट। जिसमें कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास क्लियर हैं सर, कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हैं भैया, कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, इसके तो हमें दिख रहे हैं कि सर जी इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास 2,0 है, इसके कॉर्नर पॉइंट बेटा 1,2 है, इसके कॉर्नर पॉइंट सर जी ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0,3 हो जाएगा जी, और इसके कॉर्नर पॉइंट्स बेटा हमारे पास 0,0 हो जाएंगे। बस टेबल बनाओ मेरे भाई, टेबल बनाओ। सर ये रहा टेबल, हमने कहा यहां पर हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स रख देंगे, यहां पर z की वैल्यू निकाल देंगे और यहां पर फाइनल आंसर निकालेंगे जी। चलिए जो सिचुएशन जैसी उसमें बना रहे थे बिल्कुल वैसी सी ही सिचुएशन हम लोग यहां पर भी क्रिएट करेंगे। सर यहां पर हम लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स रख दिए, जो कि हमारे पास एक 0,0 है, एक हमारे पास 2,0 है, एक हमारे पास सर एक और लाइन बनानी थी, अरे यार इस बार 3 पॉइंट थे ना, दिमाग में आया नहीं, चलो ठीक है ये बन गया है ना, यस। तो ऐसे करके रख दिया सर, एक बार हम लोगों ने 0,0 रख दिया, एक बार हम लोगों ने 2,0 रख दिया, एक बार हम लोगों ने 1,2 रख दिया, एक बार हम लोगों ने 0,3 रख दिया। यहाँ पर z फंक्शन कितना था सर, z फंक्शन इस बार 10x प्लस 10y था, इसमें कोई चेंज नहीं आया जी गुरुजी, कोई चेंज नहीं आया। और यहाँ पर हम लोग वैल्यू को देख लेंगे। अच्छा तो 0 0 रखने पर बेटा 0 प्लस 0 करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा जी। यहाँ पे 2 10 20 प्लस 0 करोगे तो अब इस बार हमारे पास 20 आ जाएगा जी।
यहां पर बेटा आप रखोगे सर 10 1 जा 10 हो जाएगा और 10 2 जा 20 हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास 30 आ गया जी। और यहां पर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और यहां पर 30 आ जाएगा, सो दिस इज 30। यू विल सी दैट कि सर इस सिचुएशन में व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि ये तो हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू दो जगह पर आ रही है ना। हाँ, तो अगर हमारे पास दो जगह पर मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं मेरे बच्चे, तो फिर से वही वाली बात हो गई कि सर जी मैक्सिमम वैल्यू इन दो पॉइंट्स पर आ रही है ना। कौन कौन से पॉइंट पर सर जी? 1,2 और 3,0 है ना। तो इस वाली लाइन पे क्या होगा बेटा? इस वाली लाइन पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि z हैज मैक्सिमम वैल्यू at all points on line joining on line segment AB। ठीक है, यानी हमें तीन मेजर बातों का ध्यान रखना है गुरुजी कि पहला कि सर अगर अनबाउंडेड रीजन है तो क्या मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इस पर ध्यान देना, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल कि सर इन्फिनिट मिनिमम पॉइंट्स हो सकते हैं अगर मान लीजिए हमारे पास दो ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जिससे सेम वैल्यू निकल कर आ रही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। और सर इन्फिनिट मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे अगर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज दो आ रही हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। बस खत्म भाई साहब। चलो, तो इसी स्पीड के साथ इन तीन चीजों को समझने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ये कह रहा है कि सर मैक्सिमाइज करिए 3x + 4y को सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स, आपको ये दे रखा है। देखिए इसके अंदर सिर्फ एक ही इक्वेशन है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। x + y बराबर हमें 4 दिया है। अब x + y बराबर 4 दिया है तो बेटा इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे? सर यहां पर x और y रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 4। इन इक्वेशन की बात करेंगे तो x + y कैसा है सर जी? 4 से छोटा है, तो इसे आप कहां चेक करेंगे? चेक करेंगे एट 0 0 पर। जी गुरुजी, तो 0 0 पर चेक करेंगे तो 0 + 0 क्या 4 से छोटा होता है? आप कहेंगे हाँ सर जी 0 + 0 4 से छोटा होता है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू? नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ में सबसे बड़ा पॉइंट हमें 4 दिख रहा है, सो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यहां 1 2 3 4, ठीक है। चलिए बेटा, हमने कहा सर 4 0 और 0 4, यानी ये जो लाइन होनी चाहिए सर 4 0 और 0 4 को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो दिस इज द x + y बराबर 4 वाली इक्वेशन हो गई। हाँ सर जी, x + y बराबर 4 वाली इक्वेशन हो गई जी। फिर हम कह रहे हैं कि सर इसकी वैल्यू 0 0 की तरफ ट्रू बताई जा रही है, यानी इसकी शेडिंग जो होनी चाहिए वो गुरुजी इस तरफ होनी चाहिए क्योंकि 0 0 की तरफ बोल रहा है। सो हमारा फिजिबल रीजन बाउंडेड है सर जी, ये हमारा O हो गया, ये हमारा एक पॉइंट A हो गया और ये एक पॉइंट B हो गया, बाउंडेड फिजिबल रीजन आ रहा है। सो लेट अस अज्यूम दिस इज द पॉइंट O, दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। तो B के कोऑर्डिनेट्स बेटा हमें 0,4 मिल रहे हैं, जबकि A के कोऑर्डिनेट्स हमें 4,0 मिल रहे हैं। जी सर जी, दैट्स इट। हाँ सर बस, हाँ बेटा इस क्वेश्चन में इतना ही करना था क्योंकि ये पहला सवाल था ना। चलो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? सर हम लोग लिखेंगे द फीजिबल रीजन इज बाउंडेड। और बाउंडेड है तो कौन सा रीजन है बेटा? बाउंडेड है तो सर जी OABO, ये हम लोग लिख देंगे। फिर सर उसके बाद बस टेबल बनाइए और खुद जान जाइए। सर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं टोटल में, तो मैं 3 खाने बनाऊंगा जी। यहां पर हमारा कॉर्नर पॉइंट्स डल जाएगा, यहां पर हमारा फंक्शन बन जाएगा और यहां पर हमारा वैल्यू डल जाएगा। सो दिस इज कॉर्नर पॉइंट्स, दिस इज फंक्शन z। क्या है बेटा? फंक्शन z है हमारे पास 3x + 4y जी, ठीक है। और यहां पर हमारे पास वैल्यू निकाल कर देनी है। चलिए निकालते हैं वैल्यूज। हमने कहा सर कॉर्नर पॉइंट्स में एक पॉइंट हमारे पास 0,0 है, एक पॉइंट हमारे पास 4,0 है, एक पॉइंट हमारे पास 0,4 है। अच्छा सर 0,0 डालने पर 0 + 0 आ जाएगा तो वैल्यू 0। 4 डालेंगे तो 4 दिया, 12 + 0 करेंगे तो सर जी 12 आ जाएगा। यहां 4 डालेंगे तो बेटा 0 + 16 आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। तो हमने कहा कि सर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सर क्वेश्चन में पूछा गया था मैक्सिमाइज करना है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। हाँ दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब z हैज मैक्सिमम वैल्यू एट, कब आया बेटा? सर z की वैल्यू मैक्सिमम तब आई जब आपने x की वैल्यू 0 रखी। बेटा ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू बेटा 4 रखी। एंड मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्सिमम
वैल्यू इज इक्वल्स टू कितना आया, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 16 आया। आप ये दो इंफॉर्मेशन लास्ट में लाइन के फॉर्मेट में लिखेंगे। सर ये तो बहुत आसान है। एग्जैक्टली बहुत आसान है मेरे बाबू, बहुत आसान है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें हम क्या कह रहे हैं सर, मिनिमाइज करना है ये वाला इक्वेशन, और सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट्स आपको ये दे रखा है। सर जी इस बार दो इक्वेशंस दे रखी हैं, चलो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। यहां पर x प्लस 3y जो है वो इक्वल्स टू आप 3 ले लीजिए, यहां पर x प्लस वाई जो है वो इक्वल्स टू 2 ले लीजिए। इनकी इक्वेशंस ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। यहां पर x, यहां पर y, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, y की वैल्यू 0 रखी तो x वैल्यू 3 आ गई। यहां पर x, यहां पर y, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू रखी 0 रखी तो x वैल्यू 2 आ गई। फटाफट इसको ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, है ना। चलो देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैक्सिमम पॉइंट मुझे 3 दिख रहा है तो मैं 3 तक ही ले जाऊंगा, बस इससे आगे करने की जरूरत नहीं होती है, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 ले लिया। अच्छा सर एक पॉइंट है 0,1 और 3,0 से गुजरने वाली लाइन, 0,1 और 3,0 से गुजरने वाली लाइन कुछ इस तरीके से होगी मेरे बच्चे, इसको आप इस तरफ एक्सटेंड कर दो। अरे भैया मान जाओ यार, हाँ ठीक है ये वाली लाइन हो गई। सो दिस लाइन इज सर x प्लस 3y बराबर 3, ठीक है ये वाली लाइन हो गई। फिर वो कह रहा है सर x प्लस वाई बराबर 2, बेटा ये 2,0 और 0,2 से गुजरने वाली लाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, इसको भी हम लोग इस तरफ एक्सटेंड कर देंगे जी, ठीक है ये बन गया। सर दिस लाइन इज x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है। अब हमें शेडेड रीजन पता करना है। सर दोनों लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रहे हैं, तो हमारे इनइक्वालिटी कितनी दी गई है सर, x प्लस 3y विच इज ग्रेटर देन 3 और x प्लस वाई विच इज ग्रेटर देन 2 दे रखा है। तो जैसे ही आप इसे चेक एट 0 0 करोगे, चेक एट 0 0 दोनों को करोगे तो हमारे लिए यहाँ पर 0 प्लस 0 विल बी ग्रेटर देन 3। सर जी ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता है, 0 3 से छोटा नंबर होता है। यहां पर रखोगे 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 2 रखोगे तो सर ये भी फॉल्स हो गया, यानी ये भी दूसरी साइड शेड करवाने के लिए जिद कर रहा है। अच्छा ठीक है ये हो गया। अगली लाइन लिखने से पहले हम लोगों को क्या करना है बाबू, अगली लाइन लिखने से पहले सर हमें ये देखना है कि शेडेड रीजन है किधर। बेटा 0,0 किधर आ रहा है सर जी, 0,0 तो इधर आ रहा है, इसके दूसरी तरफ शेड करेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करेंगे क्योंकि इसने यहां पर लिख दिया x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ बात तो सही है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर शेडिंग करना चाहूं तो मेरा ये वाला अनबाउंडेड रीजन बेटा शेड हो रहा होगा, ये वाला है ना अनबाउंडेड रीजन रहेगा बाबू, ये वाला रीजन हमारा शेड हो जाएगा। जो सर जी 0,0 से उस तरफ ये वाली लाइन और उस तरफ ये वाली लाइन दोनों के दोनों बोल रही है। सो नाउ द कॉर्नर पॉइंट्स आर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इनके नाम रख देते हैं सर जी, इस पॉइंट को हम लोग ए बोल देते हैं, इसको हम लोग बी बोल देते हैं, इसको हम लोग सी बोल देते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिख रहे हैं सर जी 3,0 है, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिख रहे हैं सर जी 0,2 है, लेकिन सॉरी सी के कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं सर, बी के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं लग रहे हैं यार कितने होंगे। अच्छा ये इन दोनों लाइन की इक्वेशन से सॉल्व करा है ना, हाँ तो बस आप इसे सॉल्व कर लो कि x प्लस 3y बराबर 3 होगा, x प्लस वाई बराबर आपको 2 दे रखा है। इसका मतलब अगर मैं इन्हें एलिमिनेट करता हूं तो सर x x कट जाएगा और 2y बराबर 1 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 1/2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3/2 हो जाएगी। तो हमें समझ में आया कि सर ये वाला पॉइंट जो होगा रफली सॉल्व करने के बाद हमने कहा दिस पॉइंट, ये जो b कोऑर्डिनेट है सर x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 1/2 हम लोगों को दी गई है। ओके है ना, ये काम तो कर लिया। अब अब हम लिखेंगे द फीजिबल रीजन इज, फीजिबल रीजन इज कौन सा रीजन हो गया सर, बाउंडेड है, हाँ बाउंडेड नहीं है अनबाउंडेड है, हाँ द फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ठीक है। और अनबाउंडेड के साथ साथ कौन सा है सर जी, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो वाई ए सॉरी एक्स ए बी सी वाई हो गया जी। बस अब टेबल बनाओ, ये लीजिए टेबल बनाते हैं फटाफट से। मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको यह भी पता चले कि भाई एनसीईआरटी में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, कहीं आप घबरा तो नहीं जाओगे देख के कि सर जी आपने आसान क्वेश्चंस करवा दिए बट एनसीईआरटी में तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी एक बार आपको बता रहा हूं। तो यहां पर हम लोगों ने डाल दिया बेटा क्या, क्रिटिकल कॉर्नर पॉइंट्स। यहां पर z वैल्यू क्या है सर जी, z की वैल्यू हमारे पास 3x प्लस 5 बाई, ठीक है।
और यहां पर हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए वैल्यू निकालते हैं फिर। सर कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है? एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 3,0 है जी। एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास बेटा 3/2, 1/2 है, 3/2, 1/2। और एक कॉर्नर पॉइंट सर जी 0,2 है जी। तो जैसे मैं 3,0 रखूंगा तो 3 3 जा 9 प्लस 0 सर जी 9 हो जाएगा। 3/2 रखूंगा तो यहां पर आ जाएगा 9/2, 9/2 प्लस बेटा 5/2, तो 9 5 14, 14 का आधा करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर सर जी 3 0 जा 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 10। अच्छा, हमें क्या निकालना था सर? मिनिमाइज करना था। सो मिनिमाइज हमारे पास कहां है मेरे बच्चे? सर मिनिमम वैल्यू तो यहां आ रही है ना? तो हम बोलेंगे z हैज मिनिमम वैल्यू एट, मिनिमम वैल्यू एट कहां पर आ रही है सर जी? ये आ रहा है हमारा x बराबर 3/2 एंड y बराबर 1/2। और मिनिमम वैल्यू ऑफ z है कितना? मिनिमम वैल्यू ऑफ z हमारे पास आ रहा है बेटा कितना? 7 आ रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सच सच बताओ कैसा लग रहा है? आसान है, मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है? कुछ भी नहीं है यार, जस्ट एक प्रोसेस फॉलो करना है कि सर इक्वेशन सॉल्व करो, इन इक्वेशन सॉल्व करो, ग्राफ बनाओ, फिर टेबल बनाओ। बताओ ये भी कोई प्रोसेस हुआ? कितना आसान है, राइट? बिल्कुल। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। बस इतना ही था। अरे जब एनसीईआरटी में इतना ही छोड़ा है तो हम भी इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले बहुत सारी चीजें थी भाई, डाइट प्रॉब्लम था, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम था, एलोकेशन प्रॉब्लम था। तब उन क्वेश्चन को करने में ना ऐसा लगता था कि हाँ चैलेंज मिला है भाई, चैलेंज। अब वो चैलेंज वाली चीजें ना खत्म कर दी गई है, क्योंकि बच्चे को नहीं आता है समझ में, बड़ी दिक्कत होती है। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। सर मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों करने हैं और सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट्स आपको ये दे रखे हैं। चलिए ठीक है, थोड़े बड़े बड़े नंबर से लग रहे हैं। तो इक्वेशन से शुरुआत करेंगे सर जी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 ले लेंगे। और अगली इक्वेशन क्या है सर जी? x प्लस वाई बराबर 60 हो जाएगा। सर इसमें 3 इक्वेशन है। हाँ बेटे, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन चुना। x प्लस 2y बराबर 0 भी दिया हुआ है। अच्छा, तो तीनों के लिए इक्वेशंस के लिए हम लोग बेटा बॉक्स बना लेंगे x और y के कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ में चल रहा हूं और आपको भी ऐसे ही बनाना है। मैं तो बस थोड़ा नोट्स अच्छे लगे करके ज्यादा सीधी सीधी लाइनें खींचता हूं, है ना? चलो ठीक है, तो x और y हो गया। सर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 60 हो गई, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 120 हो गई। ठीक है सर, इधर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 60 हो गई, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 60 हो गई जी। यहां पर सर जी x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0 हो गई। अरे अब बेटा आप एक काम करो, अगर आप y की वैल्यू 1 रखते हो तो x की वैल्यू 2 हो जाती है। हमें तो पॉइंट्स निकालने थे ना बाबू, हमें तो पॉइंट्स निकालने थे, हमने पॉइंट्स निकाल दिए। सर लाइन ही तो बनानी थी। चलो लाइन बनाते, हाँ मेरा बच्चा लाइन बनाते। ये रही इक्वेशन। सर इसमें मैक्सिमम पॉइंट क्या है सर जी? 120 तक जा रहा है। अबे तो 120 थोड़ी ना बनाऊंगा यार। हाँ, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस लाइन को कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान से देखना, यहां पर ये जो 2,1 है ना, इसको आप थोड़ा सा ऐसे ना रखते हुए कुछ और करो। सर क्या करें, ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे पॉइंट देखो 60 के मल्टीपल्स हैं। अगर मान लीजिए बेटा मैं y की वैल्यू 60 रख देता हूं तो x की वैल्यू 120 आ जाएगी इस वाली इक्वेशन के हिसाब से। हाँ, तो अब ये जो प्लॉटिंग हुई ना, ये प्लॉटिंग मेरी थोड़ी सही वाली हो गई। कैसे? अब मैं यहां पर जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ में मैं थोड़े डिस्टेंट वाले पॉइंट्स ले लूंगा, जैसे 30 के डिस्टेंस में ले लूंगा। 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अच्छा, फिर यहां पर 30, यहां पर 60, यहां पर 90, यहां पर 120, इस तरीके से मैंने पॉइंट्स ले लिए, है ना? तो अब ये सारे कोऑर्डिनेट्स बड़े आराम से प्लेस हो जाएंगे। चलिए यहां पर 0, 60 और 120 0 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, 0, 60 और 120, 0 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से होगी। ये हो गया। ये कौन सी लाइन है सर जी? x प्लस 2y बराबर 120, x प्लस 2y बराबर 120। ठीक है, फिर कह रहा है सर 0,60 और 60,0, ये लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यहां से ऐसे करके पास हो रही होगी जी गुरुजी। सो दिस इज x प्लस वाई बराबर 60 वाली लाइन हो गई जी। ठीक है, अगली लाइन क्या है सर? x माइनस 2y बराबर 0, जो 0,0 और 120,60 से गुजर रहा है। तो आप कहेंगे सर 120,60 क्या ये वाला पॉइंट होगा अगर आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं? हाँ, तो यानी हमारी जो लाइन है बेटा वो 0,0 से गुजर रही है
अरे भाई इधर से चल ले, हाँ 0,0 से गुजर रही है और इस वाले पॉइंट से होकर गुजर रही है, तो आप इसे इस तरफ एक्सटेंड कर दो, तो ये वाली लाइन क्या हो गई सर, ये वाली लाइन हो गई x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा जी, है ना, ठीक है। ओके मालिक, यहां तक हमें समझ में आ गया कि सर इस वाले पॉइंट से गुजर रही है, तो आपने तीनों लाइंस को ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास कौन सा काम होता है सर जी, रीजन चेक करने का, जो कि इन इक्वेशन से चेक होता है। तो यानी x प्लस 2y की वैल्यू हमें लेस देन 120 दी गई है, x प्लस वाई की वैल्यू सर जी 60 से बड़ी दी गई है, और बेटा यहां पर x माइनस 2y की वैल्यू 0 से बड़ी दी गई है। अच्छा, तो मैं इसे करूंगा चेक एट 0 0, क्यों, क्योंकि सर ये 0 0 से नहीं गुजर रहा है, तो यहां पर जैसे आप 0 प्लस 0 डालोगे तो 0 प्लस 0 क्या 120 से छोटा होता है, आप कहेंगे हाँ सर ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, यहां पर भी चेक करूंगा बेटा एट 0 0 पर ही चेक करूंगा, क्यों, क्योंकि सर ये वाली लाइन भी 0 0 से पास नहीं हो रही है, तो 0 प्लस 0 क्या 60 से बड़ा लाइन होता है, बड़ा नंबर होता है, सर नहीं, फॉल्स हो गया जी, ठीक है। यहां मैं 0 0 पर चेक नहीं कर सकता, ये एक और चीज जो आप लोगों को समझना पड़ेगा, मैं 0 0 पर चेक नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि सर ये वाली जो लाइन है ना x माइनस 2y, x माइनस 2y सर जी ये 0,0 से गुजर रही है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट लेना था, एक ऐसा पॉइंट लेना था, अरे भैया एक ऐसा पॉइंट लेना था जो लाइन के ऊपर ना हो। तो सर जी 0,0 तो लाइन के ऊपर है, तो हम कह रहे हैं सर इसके अलावा और कोई पॉइंट ले सकते हैं, हाँ बेटा 30,0 ले लो, 60,0 ले लो, 90,0 ले लो, 0,30 ले लो, 0,60 ले लो, एनी पॉइंट यू कैन टेक। तो हम क्या करेंगे सर जी, इस बार हम जो लाइन पॉइंट लेंगे उसे हम लोग 30,0 पर रखकर देख लेंगे। अच्छा सर, बस लाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली बेटा। तो जैसे आप यहां पर 30 रखोगे और यहां माइनस 0 रखोगे, तो क्या ये ग्रेटर देन 0 है, आप कहेंगे हाँ सर ये तो ट्रू है, ठीक है जी। तो अब आइए इसको शेड करने की कोशिश करते हैं चलो, शेड अगर करूंगा तो मुझे समझ में आ रहा है कि सर ये वाली लाइन जो है ये 0,0 को ट्रू कर रही है, यानी x प्लस 2y वाली लाइन 0,0 की तरफ शेड कर रही है, यानी ये नीचे की तरफ शेड करेगा जी। ये कह रहा है कि सर जी 0,0 से दूर शेड करो, यानी उस तरफ शेड करेगा, और ये कह रहा है कि सर जी 30,0 की तरफ शेड करो। सब मिलाकर मुझे जो समझ में आया बेटा, मुझे ये समझ में आया, कैसे सर जी, देखो x माइनस 2y कह रहा है 30,0 की तरफ शेड करो, ये देखो 30,0 की तरफ शेड करो। ये वाली लाइन कह रहा है कि सर 0,0 की तरफ शेड करो, हाँ, और ये वाली लाइन क्या कह रहा है सर जी, 0,0 से ऑपोजिट साइड में शेड करो। ओ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो इसलिए इतना हिस्सा हम लोगों ने रख दिया जी। सो व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स हियर, सर कॉर्नर पॉइंट हमारे पास एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। सो देयर आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स हियर। बाउंडेड रीजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस अज्यूम दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब हमें मेहनत ये करनी पड़ेगी कि हमें दो पॉइंट्स ढूंढने हैं, सी और डी, है ना, दो पॉइंट्स ढूंढने हैं। यहां पर ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं सर, ए के कोऑर्डिनेट्स 60,0 है, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने बेटा 120,0 है जी। सी के कोऑर्डिनेट्स सर जी, सी के कोऑर्डिनेट्स यहां तो सी तो 60 समझ में आ रहा है, लेकिन अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे साफ दिख रहे हैं कि सर 30,60 हो जाएगा। अच्छा, और डी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं यहां पर देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, कैसे, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके। तो हमने कहा सर अगर मेरे पास x प्लस वाई बराबर 60 है, और यहां से मुझे पता है x बराबर 2y है, तो यहाँ पे 2y प्लस वाई जो है वो 60 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू बेटा 20 हो जाएगी। और अगर y की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 20 है तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। सर कुछ गलती की है क्या, ये 60-30 है, हाँ अबे यार ये मैंने गलत कर दिया, ये कितना है 60-30 है ये, तो सी कोऑर्डिनेट कितना है 60,30 कोऑर्डिनेट है, माय मिस्टेक भाई, है ना। और डी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो गए सर जी, डी कोऑर्डिनेट्स में y की वैल्यू 20 रखी तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी, तो 40,20 ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा। चलिए कॉर्नर पॉइंट्स रेडी। अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं मेरे बच्चे, इसकी मैक्सिमाइज और मिनिमम वैल्यू जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आंसर कहां है, आंसर इन कमेंट, आंसर इन कमेंट सेक्शन है जी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को आंसर बताना है इसका कि सर इतना तो आपने कर दिया, अब बस हमें इन कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करके बताना है जी। तो ये है बेटा इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं है। और अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के पीडीएफ सॉल्यूशंस चाहिए
बिल्कुल मेरे हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशंस चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे बेटा, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे। इस टेलीग्राम चैनल में जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आप लोगों को इस पूरे लेक्चर के नोट्स प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर दिए हैं, इसके रिटन सॉल्यूशंस, हैंड रिटन सॉल्यूशंस कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, बिल्कुल वैसे का वैसे आपको सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। तो दैट्स इट बाइस। भाई आप लोगों को कैसा लगा सेशन जरूर एक बार लिखकर बताइएगा, और इसी तरीके से हम लोग वन शॉट लेक्चर्स लेकर आएंगे और आप लोगों के मैथ्स में 80/80 का पूरा स्कोर कवर करेंगे। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।